गायत्री मंत्र के साथ आज की कक्षा का शुभारंभ गुरुदेव पूज्य गुरुदेव को गायत्री मंत्र से प्रणाम करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबू जी को प्रणाम, सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। आज की कक्षा या चर्चा का विषय अन्नमय कोश का शुद्धि से है। 4 प्रकार की जो शुद्धियां हैं, 4 टूल्स जो बताए हैं, उनमें उपवास पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उपवास में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जो लाभ है उपवास से, उस पे चर्चा होंगी। इस पे और भी कक्षाएं ली गई हैं, लेकिन नित्य नए साधक इसमें जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये रखा गया है कि जो नए साधक जुड़े हैं उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। दूसरा, हम जैसे लोग जो पहले से जुड़े हैं उनका रिवीजन होता चले। बहुत ऐसे हैं जो काम की वजह से, व्यस्तता की वजह से नहीं बार बार हम रिवीजन कर पाते हैं, तो इस क्लास के माध्यम से उनका भी, हमारा भी रिवीजन होता रहता है। तो आज आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर शिवांगी हैं, जो इस पे वैज्ञानिक पहलू पर चर्चा करेंगे। देन उसके बाद जो गुरुदेव ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है आध्यात्मिक पक्ष, उस पे हम आपस में चर्चा करेंगे। देन मैं अब शिवांगी को हैंड ओवर कर रही हूँ। जी, बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। मैं शिवांगी सिंह हूँ और अभी करंटली मैं अपने MBBS कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप कर रही हूँ और ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में। तो आज जो है हम गुरुदेव का जो कथन है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक है, इसके अंतर्गत उपवास जो कि पूर्णतः एक आध्यात्मिक गतिविधि या प्रक्रिया मानी जाती थी, उसको मेडिकल साइंस आज उस पर क्या रिसर्च कर रहा है और उसको कैसे उपयोग कर रहा है विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। जो मैं अगर अपनी कक्षा में फास्टिंग शब्द का उपयोग करूंगी, तो उससे मैं जलाहार के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। और हम लोग फास्टिंग के टाइम पे क्या क्या हमारे शरीर में बदलाव आते हैं केमिकल्स के रूप में, चाहे हार्मोन्स में हमारे क्या चेंजेस आते हैं, या हमारे बॉडी में क्या क्या नई नई प्रक्रिया होती है या क्या उसमें बदलाव आते हैं, ये अलग अलग समय के हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जब हम खाना ग्रहण करते हैं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन जो हमारी पैंक्रियाज रिलीज करती है, उससे हम सभी वाकिफ हैं, इंसुलिन। और इंसुलिन, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन का लेवल जो होता है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाता है, और ये क्या करता है कि हमारे सेल्स जो हैं उनको जो हमने भोजन लिया उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। लेकिन क्या होता है कि आमतौर पर हम एक दिन में 6 से 8 बार खाना अगर अपने मुंह में कुछ डालते हैं तो इंसुलिन के लेवल्स हमारे बॉडी में हमेशा हाई रहते हैं। इससे क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा से हमारे जो सेल्स हैं वो इतने आदी हो जाते हैं कि भारी मात्रा में इंसुलिन रहने के बाद भी कुछ समय के बाद उसको यूज नहीं कर पाते, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये हमारे जो आज की जनरेशन की महामारी है, यानी कि डायबिटीज, उसका कारण बन जाता है। तो अगर हम फास्टिंग के मात्र 8 से 10 घंटे के पहले 8 से 10 घंटों को देखें तो उसी में जो इंसुलिन के लेवल्स हैं वो अपने बेस लाइन पे वापस आ जाते हैं। तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि मात्र 8 से 10 घंटे के जलाहार या फास्टिंग से हम डायबिटीज जैसी बीमारी को
हमेशा के लिए अपने आप से दूर रख सकते हैं। चलिए, अब अगर हम अगले पड़ाव पे जाएं और हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ के 12 घंटे की फास्टिंग की बात करें, तब हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। तो जब 12 घंटे के मार्क के बाद हमारे शरीर में एक और हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, वो जो है ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन जैसे कि उसके नाम ही इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर के सेल्स को बढ़ने में हेल्प करता है। जैसे जैसे हम अपने बाल्यावस्था से निकलकर एक अडल्ट बनते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर में कम होती जाती है। जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो एजिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, जैसे कि हमारे पुराने सेल्स का नए सेल्स से रिप्लेस ना होना या मसल्स कमजोर पड़ना, ये सारी चीजें जो होती हैं ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से होती है। और सिर्फ 12 घंटे फास्टिंग के बाद ही ये देखा गया है कि ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म हमेशा तेज रहता है। हमारे जो मसल्स हैं हमारी बॉडी की, वो हमेशा एक बहुत ही हेल्दी स्टेट में बने रहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी किसी भी मान लीजिए हमें जब चोट लगती है, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे बाहरी चोट हो, उसके जो रिपेयर प्रोसेस है वो बहुत जल्दी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से और बहुत ही जल्दी होता है। ठीक है। इसके साथ साथ इन सारे फायदों के साथ हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन एक एंटी एजिंग हार्मोन की तरह काम करता है। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम एक और पड़ाव फास्टिंग का देखें, तो वो है 14 से 15 घंटे का फास्ट। अगर हम देखें 14 से 15 घंटे के फास्ट के बाद क्या होता है कि क्योंकि हमने अपने शरीर को अब कुछ भी 14 से 15 घंटे तक नहीं दिया है एनर्जी सोर्स की तरह यूज करने के लिए, इसीलिए क्या होता है कि हमारा शरीर जो है, हमारे बॉडी में स्टोर्ड फैट जो है, जो हमारे चर्बी जिसे हम कहते हैं ऑलरेडी जमी हुई है हमारे शरीर में, उसको यूज करना शुरू कर देता है। तो इसका क्या फायदा है? इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हमारा शरीर फैट को यूज करना शुरू करता है मेटाबॉलिज्म के लिए, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं कीटोन। कीटोन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो हार्ट है और हमारा ब्रेन, दोनों के लिए कीटोन एक टॉनिक की तरह काम करता है। हार्ट क्यों? क्योंकि हमारा जो दिल है, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक एक सेकंड के लिए भी, 1 मिली सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता और हमेशा धड़कता रहता है। पर हार्ट असल में है क्या? एक तरह की मसल ही है। तो उसमें भी डैमेज होता है, उसमें भी चोट आती है, उसमें भी चेंजेस आते हैं और उम्र के साथ वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। लेकिन कीटोन जो है वो हार्ट की मसल्स को दोबारा हेल्दी करता है, उनको रिपेयर करता है और एक बहुत ही स्वस्थ रूप में उनको रखता है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ब्रेन जो है, ब्रेन कीटोन को अपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकती है अपने भोजन के रूप में। तो इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को जो है एक बहुत ही अच्छी मात्रा में एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने से क्या होता है कि हमारा जो फोकस बढ़ता है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, हमारे जो दिमाग की जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। और इसी के साथ साथ फिर मैं कहना चाहूंगी, जो उम्र के साथ जो हम लोग को परेशानियां होती है, जैसे कि भूलने की जो लोगों को बाद में परेशानी होने लगती है, वैसे कोई भी चेंजेस हमारे ब्रेन में होने से कीटोन्स रोक। ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो नसें होती हैं हमारी, नस के अंदर क्या होता है कि जिन लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल है या जो बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, उसकी उनकी नसों के अंदर एक परत जम जाती है कोलेस्ट्रॉल की, चाहे ऐसे किसी फैट की, जो कि उसको पतला कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि ये जो नस जो पतली हो जाती हैं, यही एक बहुत बड़ा कारण बनती है हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का। और कीटोन्स जो हमारे फैट के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, वो जो वो परत है जो नसों के अंदर जमती है, उनको जमने नहीं देते। और इसीलिए कई यंग लोग जो अपनी जो हार्ट अटैक से आजकल ग्रसित हो रहे हैं, उन सब चीजों को बचाया जा सकता है। चलिए, अब चलते हैं एक अगले पड़ाव की ओर, जो है 17 घंटे का फास्टिंग। 17 घंटे का फास्ट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है हमारे फास्टिंग में। और ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि 17 घंटे फास्ट करने के बाद एक एक ऐसा प्रोसेस हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब क्या? ऑटो का अर्थ होता है स्वयं को, और फेजी मतलब खाना। इस समय क्या होता है कि 17 घंटे फास्ट करने के बाद हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें एक ऐसी प्रक्रिया चालू हो जाती है जिसमें वो अपने डैमेज्ड पार्ट्स को, डैमेज्ड यानी जो भी खराब जो पार्ट्स हैं सेल के, उसे वो पहचान कर उसे रिसाइकल करके नए पार्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। और इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि कुछ पार्ट्स के अलावा कई सेल्स जो पूरे तरह से डैमेज होते हैं उन्हें भी रिप्लेस करके हम लोग नए सेल्स बनाने लगते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण प्रोसेस क्यों है? क्योंकि सितंबर 2021 की अगर हम एक स्टडी के हिसाब से देखें तो उसमें 2000 कैंसर से ग्रसित लोगों पे अलग अलग टाइम तक फास्टिंग करवाई गई थी। और ये देखा गया कि जिन लोगों ने 17 घंटे से ज्यादा फास्टिंग की, उन लोगों में जिनमें कैंसर के सेल्स थे, वो कुछ 6 से 8 महीनों के या 1 साल के अंदर पूरी तरह से खत्म हो गए। और इनफैक्ट कई लोग जो कि कैंसर से ग्रसित होने के बाद ट्रीटमेंट ले चुके थे, मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुके थे, उनमें ये बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि दोबारा उनमें किसी और तरह का कैंसर आ जाए या वही कैंसर दोबारा पनप जाए। लेकिन इस फास्टिंग के बाद देखा गया है कि 70 से 80% तक दोबारा कैंसर होने के चांसेस कम हो गए। और ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारे लिए, क्योंकि कैंसर जिसका कोई इलाज नहीं माना जाता, एक असाध्य बीमारी मानी जाती है, उसे हम मात्र 17 घंटे की फास्टिंग से ना ही सिर्फ होने से रोक सकते हैं, बल्कि अगर हो गया है तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसके साथ हमारे और भी चेंजेस, फास्टिंग के साथ हमें और भी कई चेंजेस अपने जीवन शैली में लाने होंगे, लेकिन फास्टिंग एक मेन उसके लिए टूल है उससे लड़ने के लिए। ठीक है। इसके साथ साथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसको हम सभी आजकल बहुत ज्यादा परिचित हैं। ऑटो इम्यून मतलब क्या? जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को डैमेज करने लगता है। और ये मेडिकल साइंस के हिसाब से कुछ वर्ष पहले तक एक ऐसी बीमारी मानी जाती थी कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर हो गए तो पूरी जिंदगी आपको दवा खानी पड़ेगी और अपने इम्यून सिस्टम को दबा के रखना होगा। लेकिन ऑटोफेजी जो प्रोसेस 17 घंटे की फास्टिंग के बाद चालू होता है, वो इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को भी पूरी तरह से रिवर्स कर सकता है। इसके अलावा जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस हमारे बॉडी में चालू होता है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या? कि टॉक्सिन्स यानी कि जो हार्मफुल पदार्थ जो हम लेते हैं, चाहे खान पान के रूप में, चाहे हमारे स्किन के थ्रू, पोल्यूशन के थ्रू, वो जो हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, उसको 17 घंटे की फास्टिंग के बाद हमारा शरीर एक इफेक्टिव तरीके से अपने शरीर में से निकालने लगता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो पार्ट लेता है वो है लिवर, क्योंकि लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हर मेटाबॉलिक जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, उसका भाग है। और इसीलिए इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे लिवर से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उससे हमें छुटकारा मिलता है। चलिए अब चलते हैं एक अगले पड़ाव की ओर फास्टिंग में, जो कि है 24 घंटे तक का फास्ट। 24 घंटे के बाद हम वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि अभी तक जो सिर्फ दूसरे ऑर्गन्स में चेंजेस आ रहे थे, 24 घंटे के बाद हमारे ब्रेन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। 24 घंटे फास्टिंग के बाद एक ऐसा केमिकल जिसको हम बोलते हैं BDNF। BDNF मतलब ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे ब्रेन में जो लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच में जो कनेक्शंस हैं उनको बढ़ा देता है। अब इन न्यूरॉन के कनेक्शंस के बढ़ाने से मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, फोकस है, ये सारी चीजें बढ़ती हैं, क्योंकि हमारे सेल्स जो है एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये हमारे जो ब्रेन के लिए है बहुत ही अच्छा एक वो माना जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है
सेरोटोनिन और डोपामिन दो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जिससे पंचकोश के मुझे लगता है सभी साधक वाकिफ होंगे। सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल्स भी जो है वो 24 घंटे के बाद बढ़ने लगते हैं, जिसका अर्थ है कि सिर्फ 24 घंटे के फास्ट के थ्रू हम लोग कई मानसिक बीमारियों से लड़ सकते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन और डोपामिन जो है दो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल कम होने की वजह से कई मानसिक बीमारियां होती है, बहुत सारी, और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं सिर्फ 24 घंटे फास्टिंग के थ्रू। इसके अलावा जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, जो जिसमें हम कॉन्स्टेंटली जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी चोट करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसे समय नहीं देते रिपेयर करने का, तो क्या होता है कि वो छोटी छोटी चोट जो हम लोग एक कांस्टेंट रूप में पूरे जीवन में देते रहते हैं, उम्र के साथ वो हमारी पाचन प्रक्रिया को कम करती है। हमने देखा होगा कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी पाचन प्रक्रिया धीरे हो जाती है, कुछ भी हमारे पचाने की क्षमता कम हो जाती है, जल्दी पेट खराब होना, ये सारी परेशानियां जो है ये इसी वजह से आती है कि हमारी छोटी आंत आराम से फंक्शन नहीं कर रही है। लेकिन 24 घंटे के फास्ट के बाद देखा गया है कि एक तरह के सेल्स जिन्हें कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टेम सेल्स अर्थात ऐसे सेल्स जो कि किसी शरीर में किसी भी सेल का रूप ले सकते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई होकर हमारे जो आंत के अंदर की लाइनिंग है उसको रिपेयर करने लगते हैं। इससे हमारे जो इससे सबसे पहला फायदा क्या होता है कि क्योंकि हमारे जो छोटी आंत है वो पूरी तरह से हील हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, तो उसके बाद हम जो भी खाते हैं, जो भी हम लेते हैं, उसका पूरा पोषण हमें हमारे शरीर को मिलता है, और जितनी भी पाचन तंत्र से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। इनफैक्ट कई ऐसी बीमारियां जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये ऐसी बीमारियां हैं मेडिकल साइंस की जिसका कोई इलाज इन लोगों के पास नहीं है। पूरी जिंदगी सिर्फ दवा खाते हैं, और ज्यादा हुआ तो आंत के जो डिजीज पार्ट है उसको काट के हटा देते हैं। ऐसी बीमारियों को भी इस फास्ट के थ्रू, क्योंकि हम लोग हमारे जो रिपेयर का प्रोसेस चालू हो जाता है, इसीलिए ऐसी बीमारियों को ना ही सिर्फ हम बचा सकते हैं, इनफैक्ट उनको ठीक भी कर सकते हैं। अब चलते हैं एक अगले चरण की ओर फास्टिंग में, जो कि है लगभग 2 दिन तक का फास्ट, यानी कि 36 से 48 घंटे तक का फास्ट। इससे क्या होता है कि इनफैक्ट साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो पहले आज कुछ वर्ष पहले तक माना जाता था कि 18 या 20 वर्ष की उम्र के बाद हमारे ब्रेन सेल्स दोबारा बनते ही नहीं है, अब जितने हमारे पास है उतने ही रहेंगे, पर ये देखा गया कि 36 से 48 घंटे के फास्ट के बाद अडल्ट तो छोड़िए, 40 से 50 साल के जो लोग हैं उनमें भी नए ब्रेन सेल्स का डेवलपमेंट देखा गया, नए ब्रेन सेल्स उनमें दोबारा बनने लगे, ये देखा गया। अब इसका फायदा क्या है? इसका अर्थ ये है कि स्ट्रक्चरल ब्रेन डिजीज, मतलब अगर हमारे ब्रेन में कोई परमानेंट डैमेज आ गया है, ऐसी बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस, उनमें भी हमने इम्प्रूवमेंट देखा इस फास्टिंग के थ्रू, क्योंकि जो ब्रेन सेल्स डैमेज हुए थे उनको हटाकर नए ब्रेन सेल्स उनकी जगह लेने लगे, और इन लोगों में ये देखा गया कि कई हद तक इनके सिम्टम्स इम्प्रूव हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारी ब्रेन में। गाबा जो होता है ये हमारे जो हमको शांत रखता है, हमें हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, और गाबा लेवल्स जो अब इतने देर के फास्ट के बाद बढ़ते हैं, ये हमारी आजकल की स्ट्रेस भरी जो लाइफ है इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जितनी परेशानी आजकल हम झेल रहे हैं उसको ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रोक सकता है, और हमारे जो मानसिक बीमारियां हैं उनको भी ये खत्म हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज जो होती है 36 से 48 घंटे के बाद, वो ये है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी आजकल जिसको ये एक बहुत ही बड़ा सा नाम है, इसका अर्थ सिर्फ ये है कि उस इंसान में मोटापा, हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल तीनों चीजें एक साथ हैं।
अब ये तीनों चीजें एक साथ होने से क्या होता है कि उस वो जो व्यक्ति है वो बहुत सारी बीमारियां, स्पेशली हार्ट की बीमारियों के लिए बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क व्यक्ति हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट भी एज सच बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे इसमें इसका मेन ट्रीटमेंट ये है कि हमें वजन कम करना है, लेकिन इन लोगों में वजन कम करने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, और इसलिए वजन कम करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन 36 से 48 घंटे के फास्ट के बाद ये देखा गया है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित लोग भी बहुत आराम से अपना वजन कम कर सकते हैं, और इनफैक्ट कई लोग जिनको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां ऑलरेडी हैं वो भी दोबारा रिवर्स करते हुए देखे गए। ठीक है। इसके बाद अगर हम एक और लेवल बढ़े तो 72 घंटे तक का फास्ट देखते हैं। 72 घंटे तक के फास्ट को हम नाम देते हैं इम्यून रीसेट फास्ट। इम्यून रीसेट फास्ट का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको ये एक तरह से लगभग नया बना देता है। हमारे इम्यून सिस्टम की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको ये 8 से 10 गुना तक बढ़ा देता है। और आज इस पैंडेमिक के काल में ये हम सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही एक ऐसा हमारे पास टूल है जो कि हमें इन बीमारियों से बचा सकता है, जो कि हमें बाहर से मिलती है, जिसका हम अपने अपने अंदरूनी रूप में कुछ भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन रेगुलर फास्टिंग के थ्रू से और 72 घंटे की फास्ट के बाद ये देखा गया है कि लोगों की इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग में और उसका जो इफेक्टिव काम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा 10 गुना तक बढ़ गया है। और इन सभी जो हम बात कर रहे हैं, जितने भी बदलाव की हम जो या प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। ये हर व्यक्ति में जो भी फास्टिंग करता है इतने घंटे तक वो देखी जाती है। ठीक है। इसके आगे अगर हम एक आखिरी चरण तक चलें तो वो है 3 से 5 दिन का फास्ट। लेकिन ये फास्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर ही किया जाना चाहिए। और आज कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 3 से 5 दिन की फास्टिंग को लेकर ऐसे पेशेंट जो कि डायलिसिस पे हैं, जिनको किडनियां पूरी खत्म हो चुकी हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स जो कि जिन पे अब कोई दवा काम नहीं करती, उन लोगों में 3 से 5 दिन के फास्ट के बाद ये देखा गया है कि जिनकी किडनी काम करना बिल्कुल बंद कर दी थी, डायलिसिस हर दूसरे दिन चाहिए था, वो लोग अब बिना डायलिसिस के नॉर्मली एक अपना साधारण जीवन बिताते हैं। ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जिन पे कोई दवा काम नहीं करती थी और सिर्फ इंसुलिन की डोज बढ़ा बढ़ा के उनको रखा जा रहा था, वो अब हर इंसुलिन तो छोड़िए, इनफैक्ट अब डायबिटीज की टैबलेट भी नहीं लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ फास्टिंग यानी कि हम अपने शरीर को सिर्फ इतना समय दे रहे हैं कि वो अपने आप को ठीक कर सके, और हमारे शरीर अपने आप इतने इतने ज्यादा चमत्कारी, या क्योंकि मैं चमत्कार के अलावा इसका कोई और शब्द नहीं यूज करना चाहूंगी, और इतने सारे चेंजेस अपने आप ला सकता है। ठीक है। इतना इतना सब फायदा देखने के बाद मैं ये कहूंगी कि ये कोई भी चेंजेस जो है वो सिर्फ एक बार फास्टिंग के करने से नहीं देखे जाएंगे। ये सारे चेंजेस हमारे शरीर में, चाहे जो भी हमारे ब्रेन में, सिर्फ तभी देखे जा सकते हैं जब फास्टिंग को अपनी जीवन शैली का एक पार्ट बनाया जाए, अपने जीवनचर्या में इसको शामिल किया जाए। सिर्फ तभी हम इसके बहुत जो जिनको अपने सारे जो मैं अपने एक बहुत ही मैं मेडिकल फील्ड में अपने एक बहुत ही छोटे समय जो मैंने काम किया है, लेकिन जो मैंने देखा है वो ये है कि
हम ऐसी अपने जीवन अब ऐसी चीजों से, ऐसी बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं जिनको हम बहुत ही आराम से सिर्फ अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर बचा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ वो जो पेशेंट है वही इफेक्ट होता है, उनकी फैमिलीज, उनके जो परिवार वाले हैं, उन सब पे बहुत इसका असर पड़ता है। कई कई लोग बहुत यंग एज में अपनी जान गंवा बैठते हैं। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि उनमें से किसी को भी हम ये बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ये जो फास्टिंग है या जो फास्टिंग के जो फायदे हैं वो हम उन तक पहुंचा नहीं पाते हैं, ताकि वो इसको एक तरह से यूज करके अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सके और एक स्वस्थ जीवन बिता सके। इसीलिए आज जो भी लोग यहाँ पर हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगी, जब हमें बाबूजी के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, एक ऐसा गुरुदेव के साहित्य मिले हैं और एक ऐसे टूल्स मिले हैं हम लोग को, कि हमें ये जानकारी मिल रही है कि क्या हम कर सकते हैं, इस फास्टिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने ना ही सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के लिए, बल्कि अपने शरीर को भी हमेशा स्वस्थ रखने के लिए। तो मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूंगी कि फास्टिंग को अपने जीवन शैली का एक भाग बनाएं, जरूर उस पर प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। अब अगर एक्सपीरियंस की बात अगर मैं करना चाहूँ, तो पिछले साल मार्च से जो फास्टिंग है इसको मैंने खुद अपने जीवन में लाने की कोशिश की है, जिसमें शुरुआत की थी मैंने 18 घंटे के फास्ट से, और अब चल सकती हूँ अराउंड 36 घंटे के फास्ट तक मैं करती हूँ। और इससे अगर मैं इन सारे जो ऊपर की मेडिकल टर्म्स को छोड़ के अगर मैं सिर्फ मेरे अनुभव के बारे में बात करूं, तो उसमें मैंने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। जैसे कि सबसे पहला जो बदलाव मैं देखी वो ये कि पहले मैं देखती थी कि मान लीजिए मैं सुबह उठी तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्फूर्ति रहती थी, और कुछ समय तक आप अगर सुबह के अराउंड 10 बजे तक बहुत ज्यादा एनर्जी भी रहती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगेगी और दोपहर आते आते लगता था कि अब बस पूरी सुस्ती छा गई है। लेकिन ये मैंने देखा कि अपने रेगुलर फास्टिंग के बाद मैंने ये देखा कि एनर्जी लेवल्स जो है मेरे पूरे दिन, यानी कि सुबह से लेके हमें जब तक हमें रात में सो नहीं जाती, एक कांस्टेंट लेवल पे रहते हैं। ऐसे कभी टाइम नहीं आता जो मुझे लगता है कि अब मेरे को इतनी सुस्ती हो रही है कि मुझे बहुत ज्यादा आराम करने की जरूरत है या मुझे आलस आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरे दिन एक कांस्टेंट एनर्जी लेवल बना रहता है। और ये आज की दुनिया में स्पेशली जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने वर्क प्लेस पे एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम कर सकें। ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैंने एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर नोटिस किया वो अपने चिंतन में नोटिस किया, अपने थॉट प्रोसेस में नोटिस किया। पहले मैं कह सकती हूँ एक तरीके से कि मेरी सोच जो है जो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव, या किसी भी चीज का नेगेटिव पक्ष की ओर ज्यादा देखती थी। लेकिन अब उससे मैंने काफी बदलाव अपने अंदर देखा है। किसी भी सिचुएशन को फेस करना, उसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फेस करना, ये सब चीजें मैंने अपने अंदर देखी हैं। दूसरा चीज ये कि महिलाओं में जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है, तो हार्मोन्स की प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से फास्टिंग के थ्रू ठीक की जा सकती है। और ये मैंने खुद अपने अंदर भी देखा है। और वेट लॉस तो एक बहुत ही बड़ा हम फास्टिंग टूल है। इसके साथ साथ अगर अगर हम एक और प्रत्यक्ष उदाहरण देखना चाहें, तो जो मेरी मासी हैं सविता सिंह, जो कि आज इस मीटिंग में शामिल भी हैं, उन्हें डायबिटीज डायग्नोज किया गया था एक काफी यंग उम्र में। लेकिन उन्होंने फास्टिंग के थ्रू और अपने डाइट चेंजेस के थ्रू आज ना ही सिर्फ अपने डायबिटीज को कंट्रोल किया, इनफैक्ट उन्होंने दवाइयों, अब वो कोई भी दवा नहीं लेती हैं डायबिटीज के लिए, और पूरी तरह से स्वस्थ है। उनको उनके शुगर लेवल्स बिल्कुल कंट्रोल्ड है। और जितने भी उनको जो साइड इफेक्ट्स थे, जो दवा लेने के, जो डायबिटीज की दवा लेने के, वो भी इनफैक्ट अभी रिवर्स हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं कि कैसे फास्टिंग ऐसी बीमारियां हैं जिसको आज तक मेडिकल साइंस मानता था कि कोई भी इलाज नहीं है, उसको पूरी तरह से रिवर्स कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने जो साइंटिफिक पक्ष है उपवास का, उसे विराम देना चाहूंगी और अपनी माता जी को आग्रह करूंगी कि इससे आगे कक्षा का भार संभालें। अभी हम सबने
उपवास के वैज्ञानिक पक्ष को देखा, लेकिन अगर हम इस पे ध्यान अगर केंद्रित करें तो ये सारी बातें हमारी उपनिषदों में, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत पहले ही प्रूव कर दिया गया है। जिसपे मेडिकल साइंस ऐसा नहीं है, गुरुदेव ने अपने साहित्य में बहुत चर्चा की है कि किस तरह से इस पे पहले भी काम किया गया है, बट ये काम सीमित दायरे में लोगों तक पहुंचाया नहीं गया। ये सीमित दायरे में ही रह गया। और आज हम लोग अगर उपवास के बारे में जानते हैं तो निश्चित तौर पे गुरुदेव के साहित्य को बाबूजी ने प्रैक्टिकल रूप में जो हम लोगों के सामने दिया है, और हम लोग अगर इस पे नहीं चलते हैं तो शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। और मैं कक्षा की शुरुआत से, चर्चा के विषय की शुरुआत से पहले ही ये बात कहूंगी, क्योंकि हमारी लड़की जब भी आती है, चर्चा करती है, दुखी होती है कि माँ हम कह भी नहीं पाते लोगों से, क्योंकि लोगों को भोजन के प्रति एक मन में बैठा हुआ है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, और मैं तो पहले से बीमार हूँ, लोगों के मन में ये बात आती है। बट उपवास के, अभी जो शिवांगी ने कीटोन की बात की, स्टेम सेल की बात की, ये कीटोन जिसको हम लोग आकाश तत्व के माध्यम से जो हम सूक्ष्म प्राण को लेते हैं, जो हमारे मेंटल, शारीरिक सारी चीजों को पूरा करता है, ये जो चीजें ये चर्चा करती तो मुझे यही लगता है कि अरे इसको तो गुरुदेव ने ऐसे लिखा, बाबूजी ने ऐसे बताया, कितने सहज ढंग से उपवास को हम सब के सामने। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आहार, ये जो चीज है, चूंकि इंद्रिय निग्रह में दो चीजें बहुत मुश्किल होता है, इसमें सबसे पहला स्वाद इंद्रिय है। तो इसमें जो नए साधक हैं, जो पहले से साधक हैं, वो तो निश्चित है कि बहुत कमांड कर चुके हैं, लेकिन जो हमारे नए साधक हैं, ये कक्षा विशेषकर उन्हीं के लिए होती है, तो उनसे आग्रह करूंगी कि सबसे पहले ग्रेजुअली, अचानक से हम कुछ भी नहीं, बाबूजी भी कहते हैं कि अगर हठात से हम कुछ ले लेते हैं तो थोड़े दिन के बाद उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं उसको नियंत्रण मन के द्वारा किया जाता है। उसको हम, और मन के द्वारा हम कैसे करते हैं, जब हम उसके बेनिफिट को जानते हैं, उस लेवल को जानते हैं कि ऐसे करने से हमें ये फायदा होगा। तो उसमें सबसे पहले नए साधकों के लिए, हम सब के लिए है कि आहार शुद्धि पे सबसे पहले ध्यान दें, यानी शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन लें। इसमें बहुत बार क्वेश्चन भी इस कक्षा में आया कि लहसुन प्याज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो अगर हम आध्यात्मिक साधना में जुड़े हैं, अगर इस साधना में है, तो इसको छोड़ ही देना चाहिए। अगर हम बेनिफिट, अगर हम लाभान्वित होना चाहते हैं तो आइए अब उपवास के जो बातें शिवांगी ने बताई, वैज्ञानिक पक्ष, हम उपवास पे चर्चा करते हैं कि उपवास से हमारे शरीर में, सिंपल शब्दों में, किस तरह से उपवास के हमारे फायदे होते हैं, उपवास कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों पे चर्चा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला उपवास का जो फायदा है, जो सभी जानते हैं उपवास में, कि हमारा अपच पच जाता है। यानी कभी भी हम ज्यादा खा लेते हैं और उस पे अगर हम खाते गए तो निश्चित तौर पे हम बीमार होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है कि हमारा अपच, उपवास अगर हम करते हैं तो अपच पच जाता है। दूसरा, हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स, जो स्टेम सेल की बात शिवांगी ने की, उसको आराम मिलने से, वो सेल, ये जो भी बात हुई, जो हम लोग कहते हैं कि हमारे ऑर्गन को आराम मिलने से नई एनर्जी मिलती है, रीगेन करके वो फिर अच्छे से काम करना शुरू करता है। ये हमारा दूसरा है। तीसरा, जो अधिक भोजन से या कई तरह के स्वाद जो हम खाते हैं या पीते हैं, उससे जो हमारे शरीर में विष, इसको केमिकल का ये जो खराब ये होता है, वो जो इसे हम विष कहते हैं,
वो खत्म होता है। तो ये हमारा जो साधारण सी सभी जानते हैं उपवास के फायदे, उससे ये 3 है। दरअसल उपवास का अगर देखें, गीता में उपवास के लिए कहा गया है कि विषय विकार का अगर शमन करना है तो हमें उपवास करना चाहिए। और यही रीजन है, क्योंकि अध्यात्म की जर्नी ही चित्त की शुद्धि से होती है। इस पे एक दर्शन भी लिखा गया है, चित्त की शुद्धि से होती है, और ये हमें इसमें सबसे ज्यादा कारगर उपवास होता है। और साथ साथ जो हमारे बाबूजी ने हमें डेली के दिनचर्या में, हमें कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना है, क्रिया योग और स्वाध्याय, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। और ये रेगुलर, मुझे लगता है कि शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था तो करीब 1-1.5 घंटे लग जाते थे मुझे, लेकिन अभी बाबूजी ने कई कक्षाओं में 35-25 ऐसे 15 मिनट के भी दिए हैं। उन सबको लेके अब हर सिचुएशन में करने में आसानी होती है। ये बात अलग है कि विषम परिस्थितियां कभी कभी आती हैं, जिस समय, जैसे मैंने अब एक गलती आप लोगों के सामने स्वीकार करना चाहूंगी कि इतने, जब से बाबूजी से हम लोगों ने ये पंचकोश की साधना शुरू की बाबूजी के साथ, तब से मेरा क्रिया योग कभी नहीं छूटा। लेकिन अगस्त में घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, घर में बीमार उमार हो गए लोग, तो एज ए हाउस वाइफ, गृहिणी, हमें क्रिया योग छोड़ना पड़ा, नहीं कर पाती थी। लेकिन ये था कि मानसिक रूप से हर चीज करते हुए लगता था कि चक्रों पे ध्यान, अपने जॉइंट्स पे, जो एक भावना से, क्योंकि उपवास कारगर बहुत है, सब चीज है, लेकिन उसमें भावना भी बहुत मायने रखता है। इसी तरह हमारे क्रिया योग में भी हमेशा बाबूजी कहते हैं कि भावना, चाहे वो प्राणायाम, तो इस तरह से हमने किया। और उसके बाद से लेकिन फिर नियमितता आ गई, थोड़ी सी परेशानी की वजह से नहीं कर पाई थी। तो देन उपवास से हम अभी तक जो फायदे देखे, अब हम सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं। जैसे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो इसमें उत्तरोत्तर सूक्ष्म शक्तियां विकसित होती जाती हैं। तो इसे उपवास में जो इसका, इस दृष्टि से आकाश तत्व सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। तो उपवास में सबसे ज्यादा आकाश तत्व से हम दिव्य प्राण को लेते हैं, जो अनंत अंतरिक्ष में फैला हो हर जगह। हम जितना ज्यादा अपने पेट को खाली रखते हैं, उस प्राणी के सानिध्य में रहते हैं। ये सूक्ष्म रूप से, और यही उपवास से, जो अभी कीटोन की बात इन्होंने की, कि उपवास करने से जब आकाश तत्व की वृद्धि होती है तो हमारे मेंटल, जो हम एकाग्रता है, जो हमारा पढ़ने का जो एक, ये मैंने देखा है, मैं 50 के ऊपर हो चुकी हूँ, और अभी मैंने देखा है कि जो लेवल मैंने जब पंचकोश शुरू किया था और आज, दोनों में बहुत फर्क है। पढ़ने, स्वाध्याय करने में, या क्लास होते हैं, जो क्वेश्चन आते भी है मन में, उसका जवाब खुद आ जाता है कि इसका ये होगा। और बाबूजी सचमुच जो क्वेश्चन मन में आता है, उसका जवाब बाबूजी उस क्लास में देते हैं। निश्चित तौर पे ये उपवास का बहुत बड़ा फायदा है कि हमारा एक मेंटल लेवल जो होता है ना, आकाश तत्व से जो सूक्ष्म शक्तियां हम लेते हैं, इसकी वजह से बहुत बढ़ जाती है। और ये जब मानसिक स्तर पे हम स्वस्थ होते हैं, तो हमारा प्राणमय जगत, मनोमय जगत, अन्नमय जगत सब शुद्ध। और ये परिवार में भी लोग फील करते हैं, आपको पता नहीं होता है, बट परिवार में भी लोग जो आपके आसपास रहते हैं, इस चीज को समझते हैं कि इनमें किस तरह से शांत। कई बार मुझे कई सारे ये मिलते हैं कि कैसे कर लेते हो, क्या कर लेते हो, और मुझे वो सब इजीली लगता है। जो काम पहले दुष्कर था वो इजीली लगता। उपवास की अब सबसे बड़ी एक बात क्या है, उपत्तिकाएं। ये उपत्तिकाएं जो अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथि मानी जाती है, और ये उपत्तिकाएं अभी तक गुरुदेव, शरीर शास्त्री तो इसके बारे में ज्यादा, ये मेडिकल साइंस भी नहीं ये कर पाया है, ना इसके इलाज कर पाते हैं, और ना इसके बारे में ज्यादा जानकारी है। बट
हमारे ऋषि मुनियों ने जो उपत्यकाओं के बारे में कहा, ये एक ऐसी चीज है जो हम चाहते हुए अपने शरीर को, हम चाहते कि हम ये कर लें। बहुत लोगों से आप सुनेंगे आलस प्रमाण, मैं चाहता हूं नहीं कर पाता हूं। इसका मेन रीजन है उपत्यकाओं में फंसे हुए कचरे, उपत्यकाओं की जो बैलेंस उपत्यकाएं हमारे शरीर में नहीं है, इसकी वजह से होता है। क्योंकि ये जो उपत्यकाएं हैं ये हमारे शारीरिक और मानसिक अकर्मों से उलझती हैं और सत्कर्मों से सुलझती। और इसमें जितनी उपत्यकाएं 96 जातियों का गुरुदेव ने लिखा है, जिसमें 10-12 का उन्होंने चर्चा भी किया है ना। तो अभी उपत्यकाएं की चर्चा आप जो नए साधक हैं वो किताब में भी देख सकते हैं कि किस उपत्यका जो बैलेंस नहीं होंगे तो हमारे अंदर किस तरह की, जैसे इंदिका है, अब ये क्या है, चंचलता, ये चंचलता, अब ये क्या है जो जिसमें ये बैलेंस नहीं होंगे, जिसमें इनकी अधिकता होगी, वो क्या करेंगे, एक जगह स्थिर नहीं बैठेंगे, वो बैठ ही नहीं सकते एक जगह, उनके अंदर न चलता रहेगी। उसी तरह दीपिका है, मोचिका है, ये जो 12 तरह का के मोचिका है, अप्यायनी है, पूखा है, जो हमारे काम वासना को बलात् खींच ले जाते हैं, मन को वो करने ही नहीं देते। दूसरा चंद्रिका है, इससे उसके बाद चंद्रिका के बाद है आपको अप्यायनी और पूखा तो हो गया, चंद्रिका, देन मतलब इस तरह की ये असिता है। असिता ये है कि हमारे अंदर अगर जिसके अंदर ये रहता है ज्यादा मात्रा में, वो क्या, उनका क्या है, उसी लिंग के बच्चों को जन्म देते हैं। महिलाओं में है तो लड़कियों का देंगे। इसी तरह से युक्त हिंसरा है। युक्त हिंसरा क्या करता है, ये कभी भी वो हमेशा ऐसा, जिनमें इसकी अधिकता होगी वो ऐसा काम करेंगे जो पर पीड़ा दे, खुद भी स्थिर नहीं रहेंगे, वो आत्महत्या की तरफ कई तरह की चीजें करते रहेंगे। युक्त हिंसरा मतलब युक्त हिंसरा नाम से ही जैसा हिंसरा है, हिंसा की तरफ उनका ये रहता। तो इस तरह से उपवास इन सारी चीजों को, उपत्यकाओं का शमन, परिमार्जन और संतुलन उपवास के द्वारा हम करते हैं। अब हम ये बात मन में आती है कि उपवास कैसे करें। लोगों के मन में, हम सब साधक के मन में ये बात आती है कि उपवास कैसे करें। तो उपवास, गुरुदेव ने 5 तरह के उपवास की चर्चा की है और इसमें सारे उपवास आ जाते हैं। जो सबसे पहला उपवास है पाचक। पाचक उपवास ये है कि ये क्या है, खाना हम तब तक न खाएं, एक भोजन लेने के बाद तब तक हम दूसरा भोजन न ले जब तक वो पूर्ण रूप से पच न जाए। तो ये पाचक उपवास सबके लिए सहज होता है। जो पाचक उपवास अभी लॉकडाउन के अंतराल में, जैसे बाबूजी से जुड़ने के बाद मैंने एक टाइम अन्नाहार शुरू किया था और एक टाइम शाम में सब्जी लेती थी। लेकिन चूंकि मैं यहाँ, बच्चे व्यस्त रहते हैं तो मैं अकेले रहती हूँ घर में, मैं जा नहीं पाती, मार्केट दूर है, जहां मैं हूँ वहां से मार्केट दूर है। तो फिर उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना इस दौरान हमें पाचक उपवास करना चाहिए। और इस पाचक उपवास में हमने अंकुरित, क्योंकि मान लिया सब्जियां लाने हम नहीं जा रहे हैं, फ्रूट्स लाने नहीं जा पा रहे हैं, तो अंकुरित अनाज पे हमने बहुत जोर दिया। और वो भी सरल सुपाच्य सबसे अच्छा मूंग होता है, जिसको शुरू से मैंने अपने ये में शामिल किया था। और मूंग का सबसे बड़ा ये है अंकुरित अनाज का, जो आजकल विटामिन B12 की कमी है लोगों में, ज्यादातर लोगों में अगर आप चेक कराएं तो विटामिन B12 की कमी आती है। ये हमारा अंकुरित अनाज से पूरा हो जाता है, बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता है अंकुरित अनाज। तो इसको हमने इस दौरान पाचक उपवास में सुबह एक टाइम लिया खाना, जो भी है, दाल सब्जी रोटी जो भी है, सब्जी नहीं मिली तो दाल ही है, अंकुरित अनाज है। और शाम के टाइम लिया, एक बार सुबह जैसे लिया तो शाम के 6 बजे। देन क्या होता है, 6 बजे से अगेन हम नेक्स्ट टाइम जब हम सुबह लेते हैं 10 से 11 बजे, तो हमारा करीब करीब फास्टिंग जो है
बस इस बीच पानी लेते रहते हैं, तो ये फास्टिंग भी हमारा पूरा होता है 12-14 घंटे का। तो दोनों अभी पंचकोश इसका लॉकडाउन की वजह से मैंने ये शुरू किया। दूसरा उपवास जो गुरुदेव ने बताया है वो है शोधक। शोधक उपवास क्या है? इसमें सिर्फ पानी पे रहा जाता है, जो रोगी को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। दूसरा उपवास है शोधक। शोधक के लिए क्या करते हैं? पानी को बॉयल किया, ठंडा किया और तब तक लेते उपवास। तीसरा उपवास है शामक। शामक उपवास का क्या है? इसमें रसाहार पे रहते हैं, वीडियो कनेक्शन पूरा रसाहार पे रहते हैं। और इसमें चूंकि ये उपवास शमन के लिए है, मानसिक विकृतियों के लिए, जो हमारी मानसिक विकृतियां होती हैं, ये शमन, उसमें ये शोधक उपवास, शामक उपवास बहुत कारगर होता है। और ये इससे सारे उपवास में इससे उपत्तिकाओं की भी शुद्धि बहुत अच्छी होती है शामक उपवास से। तो इस उपवास में जो हम करते हैं, इसमें चूंकि ये मानसिक से रिलेटेड है, तो हम इसमें स्वाध्याय, सत्संग, जप, पूजा ये ज्यादा बढ़ाते, तो ये बहुत कारगर होता है ये शामक उपवास। चौथा उपवास है आनक, जिसको आनस भी किताब में एक कहीं आनक और कहीं आनस दिया गया है। तो आनक उपवास या आनस उपवास, जिसमें हम क्या करते हैं? दैवी शक्तियों को आकर्षित करते हैं, जो हमें चाहिए। जैसा कि 7 दिन 7 देवताओं का ये किया गया है, जिसमें हमें सबसे गुरुदेव ने ये कि तो जिनको जिस तरह की शक्तियों की आवश्यकता है, या हर आदमी को हर शक्तियों का अगर बैलेंस रहे, तो पर डे क्यों ना हम जो सुबह हम काम करते हैं, सुबह जब तक हम पानी पीते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दिन अपना सुबह उठ के खाते तो हैं, काम में लगे रहते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे जो चाय पीते हैं, एक बात और चाय पीने वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी, चाय जो हम पीते हैं, तो अगर हम शाम में 6 बजे खाना खा लिए, उसके बाद सुबह 6 बजे 12 घंटे हो गए। लेकिन सुबह उठने के बाद जनरली लोग पानी चाय ले लेते हैं। अगर उस चाय को हम नहीं लेते हैं और 6 से 10 11 यानी 5 घंटे और हो जाते हैं, तो हमारे 17 घंटे का फास्टिंग हो जाता है। तो ये सिर्फ चाय छोड़ देने से ये बहुत बड़ा बेनिफिट, मादकता तो है ही चाय में, पेट के आंत के लिए भी सही नहीं है, तो ये इसके लिए बहुत कारगर होता है। तो और तो आनस उपवास की बात मैं कर रही थी। तो आनस उपवास में क्या है कि गुरुदेव ने संडे का महत्व दिया है, जिसमें मतलब सातों ग्रह की रश्मियां जो आती हैं राहु केतु को छोड़ के, वो सारी चीजें, वो सारे सातों ग्रह की रश्मियां संडे को दिन, गुरुदेव ने ऐसा लिखा है कि संडे के दिन आती हैं सम्मिलित रूप से। तो अगर हम चाहें तो सुबह छुट्टी होती है। अगर लोग कहते हैं कि फास्ट, जैसे वर्किंग वुमेन या जो भी वर्किंग है, उनके लिए क्या है कि संडे ही एक दिन छुट्टी मिलती है, तो उस दिन वो चाहते हैं कि हम इस चीज को, भाई आज ही खाना पीना, पिकनिक या जो भी चीजें होती हैं सप्ताह भर का ये करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं जरूर बताऊंगी कि अगर संडे के दिन, जैसे मेरा है, मैं थर्सडे को अस्वाद रखती हूँ, संडे को जलाहार रखती हूँ। लेकिन घर में अगर लोग आ जाते हैं या मैं कहीं जाती हूँ, तो वहां पे क्या है, एटलीस्ट हमें 10 से 11 बजे तक तो सुबह का तो हम सूर्य की रोशनी ले ही सकते हैं, खाली पेट जाके हम बाहर खुले में बैठे, उस चीज को ध्यान के माध्यम से खींचे, तो उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो ये आनस उपवास हुआ। अब है दूसरा, 5वां जो है वो है पावक। पावक उपवास क्या है? जो हम अपने जो भी पाप कर्म कह लें या पूर्व जन्म के कर्म कह लें, आज अगर आपकी नजर में कुछ ऐसा है कि हमने किसी को दुखी किया, हमने किसी को कुछ किया जिससे आपको ग्लानि महसूस हो, उन सारी चीजों को मिटाने के लिए पावक उपवास जिसमें चांद्रायण का विशेष महत्व है। इसमें तपश्चर्या में भी बातें आती हैं, क्योंकि ये कोई भी जो पंचकोश के हमारे टूल्स हैं या पंचकोश अलग अलग नहीं है। अभी चूंकि हम नए अगर ज्वाइन किए हैं, तो हमें
पूरा फोकस इसी पे करना है और इसी चीज को लेके चलना है, क्योंकि ये जो है कोष हमारा नींव है। हमारे किसी भी इमारत की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए और निश्चित ये नहीं हमें समझना है कि इसको छोड़ देने के बाद हमने 1 साल कर लिया, 2 साल, बाबूजी कहते हैं 5-5 साल किया है उन्होंने एक कोष पे, तो हम उस 5 साल को साथ लेके क्यों ना चले जो बाबूजी ने दिया है कि 5 कोष को एक साथ लेके चला जाए। और और क्लियर बाबूजी ने कहा है कि जो भी ईमानदारी से सुबह और 2 घंटे का समय दे, और निश्चित तौर पे इस ग्रुप में बहुत से लोग हैं जो ईमानदारी से कर रहे हैं और उसका बेनिफिट भी पा रहे हैं। तो ये पावक उपवास में सबसे जो चंद्रायण है, गुरुदेव ने चंद्रायण घटते बढ़ते क्रम में चंद्र के कलाओं के रूप में बताया है। बाबूजी ने इसका एक ग्रुप में करवाया था 7 दिन का, जो क्रमशः सूक्ष्मता की ओर ले गया। और इसको अगर हम पर डे डेली पावक उपवास का, सबसे बड़ी बात है कि इन सारे उपवास, अगर पावक उपवास का जब से हम लोग इसमें जुड़े तो हमारे अंदर इस उपवास के लिए अब कम से कम ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि हमें प्रायश्चित का उपवास करना पड़े। हमारे अंतःकरण को, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार या हमारे साधना का जो मेन उद्देश्य है अपना सुधार, अगर इस पे हम ध्यान देते हैं, जो मैंने फील किया वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। पर डे जो हम आत्मबोध तत्वबोध की साधना करते हैं और उससे जो संकल्प लेते हैं, चूक जो होती है, किसका मन दुखाया, कहाँ हमने गलत किया, कहाँ हमने समय बर्बाद किया, ये समय की बर्बादी बहुत बड़ा क्राइम है। तो इन सारी चीजों पे अगर हम ध्यान देते रहें तो शायद पावक उपवास की अब पंचकोश साधकों को जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। और मैं चाहूंगी कि अगर मैं गलत हूं तो बाबूजी इस पे क्वेश्चन आवर में हमें जरूर मार्गदर्शन दें, क्योंकि मुझे जो फील हुआ मैं आप लोगों के सामने रखी हूँ कि पर डे के स्वचिंतन, जो स्वाध्याय या किसी भी चीज में जो हम फील करते हैं, उस चीज पे हम कहाँ खड़े हैं, इसमें हम कहाँ चूक कर गए, अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो शायद इस उपवास में हम मतलब उत्तीर्ण हो सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जो नए हैं, और हमें भी उपवास की महत्ता को नहीं भूलना है। हमें दैनिक जीवन में उपवास को जरूर, क्योंकि अभी जो मेडिकल टर्म जो आप डॉक्टर शिवांगी ने बताया, उससे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आजकल बीपी, डायबिटीज जो एक महामारी के रूप में है, डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों में हो रहे हैं। तो अगर हम एक्स्ट्रा लेने से बच जाएं, हम क्योंकि इस जर्नी में अगर शरीर शुद्ध नहीं है तो कुछ भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी नहीं है शरीर। क्योंकि शरीर शुद्ध नहीं यानी हम बीमार हैं। बीमार है तो कोई भी दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या हम अपनी नहीं कर सकते, तो परिवार, घर, समाज को क्या देंगे। आए एक कीड़े की तरह आए, मर गए, चले। इसके लिए अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए शायद सबसे पहला अन्नमय कोश में इतना रिसर्च, आप कई उपनिषद में देखें, आप हर एक उपनिषद में अन्न का बहुत महत्व दिया गया है। अन्नो वै मन, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, ये मतलब हर चीज इस आहार, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन, कुछ भी चीज को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो हमारे शरीर की एनर्जी है अन्न। अन्न जल है, सब्जी है। अन्न का मतलब एक यही नहीं है कि ठोस आहार आटा चावल और रोटी ही है। जो भी हम लेते हैं खान पान में रस के माध्यम से, जो ये सब अन्न है। तो इस तरह की चीजें अगर हम, तो हम अपनी दिनचर्या को नियमित रखते हुए पर डे को हर एक, क्योंकि हमारे मन में होता है कि इन सारे पाचक जो भी है, शुद्ध पाचक तो सबके, सब में डेली चलता है। क्योंकि ये क्या है कि हम तभी खाते हैं जब हमें भूख लगती है। और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ छोटे बच्चे या बुजुर्ग
के लिए है कि भाई उनकी शारीरिक स्थिति के अनुसार उनको चाहिए जो भी चाहिए, लेकिन ये चीज है कि उन्हें भी सुपाच्य देना है। गरिष्ठ भोजन तो शायद ही कभी कभी मतलब लेना चाहिए, अगर इतना ही पर्व त्योहार ये सब में। बाकी को बिल्कुल सरल सात्विक और नियमितता को ध्यान रखते हुए हमें इन पांचों उपवास को फॉलो करना चाहिए। और साथ ही जो पिछली कक्षा में भारती दीदी ने लिया आसन, क्योंकि चाहे वो उपत्यका की शुद्धि हो, चाहे हमारी शारीरिक मर्म स्थान भी, शरीर के मर्म रखा। और इन सारी चीजों को हमें भी किसी भी तरह हम अपने लिए समय अगर नहीं निकाल पाते 5 10 15 मिनट, तो हम समाज के लिए क्या देंगे। समाज में कोई कार्य कर दिखाते, छोटी चीज जो हमारे साधन में अच्छे हेलो। हाँ भैया, दरअसल नेटवर्क यहाँ बारिश बहुत दिनों से लगातार हो रही है ना, कभी वो, तो इसलिए नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। अभी ठीक है, आवाज आ रही है भैया? अभी आवाज आ रही दीदी। जी भैया, तो अब हाँ, तो समय भी हो चुका है। अब क्वेश्चन आवर बाबूजी हम सब के बीच हैं, अब उनका भी हम लोग आशीर्वाद ले जी लें। जी भैया। ठीक है, ठीक है। जी भैया प्रणाम। क्योंकि नेटवर्क अच्छा नहीं है तो इसकी वजह से बीच में कट जा रहे हैं। नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी क्लास रही दीदी आपकी भी, और दीदी की, शिवांगी दीदी की भी। तो अभी बाबूजी के पास चलते हैं, तो अपना आशीर्वाद दें हमें। ठीक, और क्वेश्चन आंसर भी, जिनके क्वेश्चन आंसर हैंड रेज है इसमें, तो उनसे हम लोग क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तो पहले जी बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी आए। जी दीदी प्रणाम। और प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। हाँ, शिवांगी डॉक्टर को भी प्रणाम। प्रणाम। तो आप लोगों की कक्षा बहुत अच्छी होती है और दूसरों को मोटिवेशन मिलेगा कि एक चिकित्सक यदि सलाह देता हो तो वो एथेंटिक होता है, और वह चिकित्सक जो कि अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ हो बराबर बराबर। तो दोनों तरह के प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ, जैसे डॉक्टर धिंगरा भी क्लास लेते हैं तो दोनों का सिम्बॉइंट्स लेते हैं। तो हम लोग की कक्षाएं आध्यात्मिक भी रहेंगी और वैज्ञानिक स्तर से भी हम लोग उसको देखेंगे कि इससे क्या क्या फायदे हैं। तो हम चाहेंगे कि आज की कक्षा में सीधे प्रश्नोत्तरी से प्रवेश किया जाए अमन जी, और उसमें सारी बातें आने लगेंगी। फिर उपवास से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो आज के सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं जी। तो हाँ जी। जी विक्की भैया, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं भैया। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ जी बाबूजी, मैं थोड़ा घर से आउटसाइड हूँ, हाँ यात्रा में हूँ। मैं ये पूछ रहा था बाबूजी कि आप जब भी जैसे प्राणायाम में हमें स्वरूप को बताया कि अन्नमय कोश में रिजिड भैया की ऐसे आवाज करते कर मेरी आवाज नहीं आ रही है भैया? कट गई थी भैया बीच में, एक बार पुनः बोल देंगे अपना प्रश्न। हाँ बाबूजी, मैं ये कह रहा था कि जैसे उपवास, अन्नमय कोश में उपवास के प्रारूप को हमें समझाया गया, प्राणमय कोश में ये उपवास क्या आयाम लेगा, देन मनोमय कोश में ये उपवास क्या आयाम लेगा, मतलब पंचकोश में
हर एक कोष में उपवास कैसे आयाम लेंगे बाबूजी, उस पर प्रकाश चाहिए था बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जी धन्यवाद। हाँ, हम लोग को जानना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अन्नमय कोष ऊपर चले गए तो अब खूब भर ढीणी खाने लगे, यानी ठूस कर खाने लगे कि अब कि आप तो पास कर गए। तुरंत खराब होते समय नहीं लगेगा। जहां भी ऐसा भोजन हम लोग लेंगे जो शरीर को सेट नहीं करता है तो तुरंत दबोच लेगा। और दूसरी बात है कि ओवर डाइट जो भी खाएंगे तो टॉक्सिन बनेगा ही बनेगा शरीर में। और है अनसीजनल खाएंगे और प्रसन्न मन से नहीं खाएंगे, ईश्वरी तो कहा गया है, तो भी दिक्कत पड़ती है। सीजन में जो वनस्पतियां उगती हैं, फल फूल आते हैं सीजनल, उसमें बहुत औषधीय गुण बढ़ जाता है तो और सस्ते भी हो जाते हैं। और गुरु जी ने अभी के समय के लिए फलों से भी अधिक महत्व सब्जियों को दिया है, क्योंकि पके हुए फल ट्रांसपोर्टेशन में नहीं जाते और वहां जाकर कृत्रिम ढंग से पकाए जाएंगे। तो इसलिए है कि हम अपने एरिया का एक बार देखे कि किसी ने, माता जी ही बता रही थी, वंदनीय माता जी, कि एक ललक बन जाती है कि सेव खाएंगे हम तो गाल लाल हो जाएगा, बड़ी लाल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों के लिए इसमें बेतहाशा नहीं दौड़नी है। ईश्वर ने हर जगह के लिए वहां के फल जो बनाए हैं वहां वो सेव का काम करेगा। जिस मिट्टी में जो लोग होता है, जो औषधियां, उस मिट्टी के लोगों के लिए वो अमृत है वहां के लिए। इधर खीरा ककड़ी जहाँ जो मिला वो सेव से अधिक फायदेमंद रहेगा। अमरूद हुआ, जहाँ जिस सीजन में जिस मिट्टी के लोग हैं वहां उत्पन्न हुए वनस्पतियों साग सब्जियों का अधिक महत्व है। प्रकृति बहुत संतुलन बिठा कर चलती है। अच्छा, तो अब सीधे चलते हैं आपके प्रश्न पर कि अन्नमय कोष की जानकारी तो मिल गई, फास्टिंग से क्या लाभ मिलता है। प्राणमय कोष में ये होता है कि प्राण बढ़ जाता है। प्राण इसलिए बढ़ जाएगा कि बिजली जो चल रही थी भोजन पचाने में, वो बिजलियां अब लग जाएगी इधर शरीर के ऊपर वाले कोषों को आग लगाने में, और भूख बढ़ती है, आग लगते हैं सारे पच जाते हैं। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि प्राणमय कोष में फास्टिंग का मतलब ये हुआ कि हम अपवर्ड डायरेक्शन वाले प्राण को लें। उप माने होता है ऊपर वाला, ऊपरी चेतना का लें, जैसे कि स्वाध्याय बढ़ा देना चाहिए, प्राणायाम बढ़ा देना चाहिए, आकाश तत्वों का भोजन बढ़ा देना चाहिए, तो वो कम ही में बहुत अधिक ताकतवर होता है। तो पॉजिटिव थॉट उसमें आ जाता है उपवास में। तो इसको हमें देखना चाहिए कि वो ले रहे हैं कि नहीं। भारी भरकम भोजन छोड़ के जैसे हल्का लेने लगे, तो हल्का डाइट भी उपवास के श्रेणी में आएगा, हल्का भोजन। हम तो सालों भर फास्टिंग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाते पीते नहीं है। पांचों को उपवास एक ऐसा है जो सालों भर और होल लाइफ किया जा सकता है, और किसी भी तरह के फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, न कभी जल उपवास पर उतरना पड़ता है। ओवर डाइट केवल नहीं लेते बस, और बिल्कुल सरल चीज, क्योंकि योगियों के लिए बिल्कुल निराहार रहना मना कर दिया जाता है। शरीर को हम सुखवाएं मत, शरीर में सारे देवता है, डिवाइन एनर्जी है, वो सारे नष्ट होने लगती। तो युक्ताहार विहार से इसलिए कहा है कृष्ण ने। अच्छा, मनोमय कोष का जो फास्टिंग है, एक तो यह असर पड़ता है कि मन के खुराफात बंद हो जाते हैं। हमने सतोगुणी जब अस्वाद व्रत लंबा किया तो उसमें पाया कि ये तो नमक के भी रजोगुण है, मन की चंचलता को बढ़ाता है। तो देखे कि मन की चंचलता बहुत धीरे धीरे बहुत शांत होने लगी, और शांत मन से कोई काम बहुत अच्छा होने लगा। तो हर एक भोजन में सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंश होते हैं, वो शरीर के चेतना पर प्रभाव डालेंगे। तो ये तो बात बन गई कि मनोमय कोष को भी ये प्रभावित करता है, सीधी सी बात। अच्छा, और मनोमय कोष का फास्टिंग कहलाता है कि हम पदार्थ जगत वाले क्रिएशंस को, उसमें मन को बहुत अधिक आसक्त न होने दें, तन्मात्राओं का लाभ ले लिया जाए। आनंद के लिए मिला है और संसार में पेट भरने के लिए हमारे क्रियाकलाप चलने चाहिए। सर्वाइवल के लिए संसार बना है, और आनंद पूर्वक सर्वाइवल तभी कर सकते हैं जब मन पर नियंत्रण, नहीं तो हमें लहू लुहान करके और तहस नस कर देगा संसार के झटके। तो कुशल ड्राइविंग के लिए तो ये फास्टिंग कहलाएगा मनोमय कोष का। विज्ञानमय कोष का फास्टिंग कहलाता है कि हम
कभी भी संकुचित डायरमिन माइंडेड ना बने, अपने हृदय को विशाल बनाए थोड़ा। तो उसमें विशाल कैसे बनेगा, तो हर एक के भीतर में आत्मिक स्तर पर जब देखा जाए उसकी आत्मा को, तो उसके कैरेक्टर, चरित्र, व्यवहार हमें प्रभावित नहीं करेंगे फिर, और सीधे उसकी आत्मा को हित रह करके उसके सुधार प्रक्रियाएं चलती रहेगी। तो उसमें सुधार की भी गुंजाइश बनी रहती है, और दुलार मोह में नहीं बदलने पाता है कभी भी। तो ये उसके फास्टिंग कहलाते हैं। फास्टिंग से मतलब उपवास का मतलब ही होता है कि रिफाइंड चेतना को हमने डाइट में शामिल किया कि नहीं, चाहे एस्ट्रल बॉडी का हो या कॉस्मिक बॉडी का। आनंद में अखंडानंद को यदि हम अधिक अधिक भोजन ले रहे हैं तो फास्टिंग कहलाएगा उसका। हमें लगता है कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो सुभाषचंद्र सिंह जी के हैंडरेज है, बारी बारी से खोलिए अमन जी। जी बाबूजी, स्पष्ट हो रहा है। आनंदमय कोष बस रह गया बाबूजी। हाँ बताए ना उसमें कि अखंडानंद का भोजन अधिक लेते हैं तो उसका फास्टिंग कहलाएगा। फास्टिंग मैंने खूब खाना, ऊपर वाला भोजन। जो भोजन नीचे गिराता था उसको छोड़ करके जो ऊपर उठाता था लाइफ को, शरीर मन आत्मा को, वैसे भोजन को खूब खाया जाए। फास्टिंग मैंने छोड़ना नहीं, खाया जाए खूब ठूस कर। कौन सा? ऊपर वाला भोजन जो जीवन को ऊपर उठाता हो, आदर्शों को बाबूजी। हाँ, आदर्श को खाया जाए। आदर्श कहा जाता है ईश्वरीय गुणों को। जी जी। तो ऊपर वाले पर हम वास करें, मतलब होता है कि जो हमारे शरीर मन आत्मा को मजबूत बनाता हो ऐसा भोजन हम लें और भर पेट खाएं। जी जी। वहां मनाही नहीं है, केवल नीचे गिराने वाला, रोग पैदा करने वाले भोजन की मनाही है। जी जी, थैंक्स बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। हाँ, तो हम लोग बिल्कुल शरीर सुखवाने लगते हैं। सब देवता मारेगा कि हम तुम्हारे, हम ही को पाने चले हो और शरीर के भीतर रहते हम ही को मारने लगे। सात्विक भोजन से हनुमान की तरह अपने बॉडी को रखें, भीम की तरह रखें, लेकिन काम भी उसी स्तर का हो ताकि उसका क्रिएशन का सदुपयोग हो जाए। जी, तो सुभाष सिंह जी का हैंडरेज है। तो प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। बाबूजी, आज बहुत तबीयत प्रसन्न हो गई कि उमा दीदी ने बच्चों में भी अध्यात्म डाल दिया, और बच्चे हमारे शिक्षित होने के साथ साथ कि आध्यात्मिक भी होते जाए तो हम लोगों का भी सर्वांगीण विकास होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक तो उमा दीदी को, और डॉक्टर शिवांगी से दो छोटा सा प्रश्न था। तो अगर डॉक्टर शिवांगी हमारी आवाज सुन रही हैं। हाँ जी भैया, उनको लाइए स्क्रीन पर। जी दीदी प्रणाम, बहुत अच्छा लगा दीदी। दो प्रश्न छोटा सा हमारा है जी। एक तो दिक्कत आती है कि जैसे मान लीजिए कि जो पेशेंट्स होते हैं तो अगर मेडिकेशन पर चलते हैं तो उनको डॉक्टर बताते हैं कुछ खा करके खाना दवा। तो अगर वो मेडिकेशन को कम भी करें इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जी, और साधना को बढ़ावें, तो ये दवा कुछ खा करके दवा खाने का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या साइंस है? अगर हम बिना कुछ खाए अगर मान लिए कि जल के ऊपर दवा खाएं तो क्या दिक्कत है? तो एक तो प्रश्न ये है जी, जी। और दूसरा प्रश्न, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो पावक उपवास करता है, और पावक उपवास अभी उमा दीदी ने एक्सप्लेन भी किया था, एक बार हम दोबारा से एक्सप्लेन कर दें कि पावक उपवास में खाने की मनाही नहीं है, लेकिन बाबूजी जी ने कहा कि कम खाना भी अपने आप में एक उपवास है। कि अगर हम घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में भोजन को 15 दिन की साइकिल या 7 दिन की साइकिल लेते हैं तो सारे उपवासों का हमको लगता है कि ये राजा है कि जो व्यक्तिगत अनुभव किया गया है साधना के दौरान। तो इसकी साइंस क्या है कि हम खाना भी तो खा रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और आध्यात्म में भी अपने पापों को समूल नाश जो है उसके लिए चांद्रायण व्रत किया जाता है, ये भी पावक में आ जाता है। तो इसकी थोड़ा वैज्ञानिकता क्या है, दोनों प्रश्न का थोड़ा सा समुचित जवाब दे दें दीदी। जी जी। जो आपका पहला प्रश्न था कि खाने के बाद क्यों दवाइयां लेने को कहा जाता है, कुछ जो स्पेसिफिक डिजीजेस होते हैं वो इसलिए क्योंकि जो अभी मॉडर्न साइंस जो है या एलोपैथी में जितनी भी दवाइयां दी जाती हैं वो कहीं ना कहीं हमारा जो पाचन तंत्र होता है हमारा, चाहे वो आंत हो चाहे पेट हो, उसको वो इरिटेट करता है, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ तरह का डैमेज करता है। जो बीमारी हम के लिए हम दे रहे हैं उसको ठीक तो करता है, लेकिन उसके साथ जो हमारे दूसरे अंग हैं जैसे हमारे आंत हुई, हमारा पेट हुआ, उस पे थोड़ा हानिकारक असर भी डालता है।
तो ये होता है कि जब हम खाने के बाद जब हम उन दवाइयों को लेते हैं, तो वो जो हानिकारक जो असर है जो हमारे पाचन तंत्र पे पड़ रहा है, जो नहीं पड़ना चाहिए, अनवांटेड जो इफेक्ट है, वो कम हो जाता है। और इसीलिए ज्यादातर दवाइयों को बोला जाता है कि खाना खाने के बाद खाइए। पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि आपने जो इसी प्रश्न के साथ जो पूछा था कि जो लोग दवाई पे हैं वो लोग हाँ, तो मेनली यही बात होती है कि आपको उन जो जैसे कि हम बहुत एक कॉमन इफेक्ट जो हम देखते हैं कि हम जो भी दवा लेते हैं, सिंपल सी एक अगर हम बुखार की भी दवा लेते हैं तो उससे हमें गैस्ट्राइटिस होता है, हमें एसिडिटी होती है। ये एक अनवांटेड इफेक्ट है जो हमें नहीं चाहिए, और इसलिए हम इसे स्पेसिफिकली बताते हैं कि आप खाना खाने के बाद खाइए, ताकि वो जो अनवांटेड असर है वो कम से कम हो सके। ठीक नहीं है तो दीदी, जैसे कुछ खाने का मतलब कि अगर रसाहार ले लिया जाए, और जी। रसाहार के ऊपर भी तो गैस्ट्रिक का कंट्रोल हो सकता है या क्या? उसके लिए अन्न जरूरी है? अन्न का मतलब सॉलिड चीज जरूरी है, या जल को भी अगर भर लिया जाए पेट में तो क्या दिक्कत? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका जल है या जो भी जूस वगैरह आप लेंगे, ये हमारे जो अगर हम पीते भी हैं तो बहुत जल्दी हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से पार हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जल्दी पार हो जाता है। उससे ज्यादा समय तक हमारी दवाई का असर उससे ज्यादा समय तक हमारी दवा हमारे पाचन तंत्र में रहेगी। तो वो जूस के पार हो जाने के बाद भी वो दवा वहां पे असर दिखाती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो पर्पस था कि उसका इफेक्ट हम कम कर सके खाने के थ्रू, वो नहीं हो पाता है। ये इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा जो सॉलिड खाना जो होता है उसी को लेने के बाद खा जाता है दवा। ठीक नहीं है तो दीदी, फिर ऐसी कंडीशन में जो 99% प्रॉब्लम चलती है कि भाई जी। हम तो बीमार हो गए हैं, हम तो उपवास कर ही नहीं सकते, तो इसको सुधारने का उपाय बताएं क्या है? जो ओके नहीं 99% लोगों में प्रॉब्लम आ रही है कि हम तो बीमार हैं और हम तो जी उपवास कर ही नहीं सकते, तो उपवास जो है पूरी तरह से उनके लिए बैन हो जाता है। इसका वही बात जी। मेडिकेटेड उपाय बताएं इसका। देखिए इसमें इसमें क्या होता है कि ऐसे जो जो भी व्यक्ति हैं उनको एक छोटे समय के उपास से शुरू करना होता है। आप मात्र 4 घंटे, मान लीजिए अगर आप 3 बार दिन में खाना खाते हैं तो आप मात्र अपने जो खाने का जो गैप है उसे 3 घंटे 4 घंटे के बजाय 5 घंटा एक्सटेंड कीजिए। फिर धीरे धीरे उसको जब आपके जो आपका शरीर जो है वो 5 घंटे के उपवास का आदी हो जाए तो फिर उसे 6 घंटा कीजिए। ऐसे करके इन लोग को धीरे धीरे अपना जो उपवास की जो ड्यूरेशन होती है उसको बढ़ाना होता है। और इससे क्या होता है कि और ये क्या करता है कि मेडिसिन यूजुअली आपके तीनों टाइम हम नहीं देते हैं, ज्यादातर सुबह शाम की हम मेडिसिन देते हैं, ऐसे हम ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो जी उसमें क्या करना होता है कि आप धीरे धीरे अपने जो ऐसे उपवास के जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाते बढ़ाते दिन में 2 बार खाने तक की सिचुएशन तक लाइए। उसके बाद क्या होता है कि जब आप उतने समय का जो उपवास शुरू कर देते हैं तो जिस परेशानी के लिए आप दवा ले रहे हैं उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं, वो ऑलरेडी अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद आप एक डॉक्टर का ओपिनियन लेके अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से अपनी दवा की जो डोज है या दिन में कितने बार लेना है उसको कम करवा सकते हैं। और इस तरीके से एक डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही आप आराम से अपने उपवास की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाते बढ़ाते जिस समय तक ले जाना चाहे ले जा सकते हैं उस हीलिंग के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है दीदी, बिल्कुल ठीक है। जी अब दूसरा जी। दूसरा प्रश्न का थोड़ा सा दे दें। आ, पावक का क्या प्रभावी, क्यों सबसे ज्यादा प्रभावी क्यों माना गया है? जी वो चंद्रायन, पावक का मतलब हमारा चंद्रायन से है। जी जी मैं समझ रही हूँ। देखिए सबसे पहले जो बात ये होती है कि इस उपवास में सबसे पहला जो आप काम कर रहे हैं, आप सुपाच्य और सात्विक भोजन ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने शरीर में जो टॉक्सिन्स की जो इनटेक था, जो आप हार्मफुल पदार्थ की जो इनटेक ले रहे थे, सबसे पहले आपने वही कम कर दिया। तो वो आपके आपके जितने ऑर्गन्स हैं उसको ठीक होने में, उसको हील होने में सबसे पहले तो वही हेल्प कर दिया। ठीक। दूसरा चीज ये कि आप मात्रा कम लेते हैं, जितना आप पहले यूजुअली आप खाते हैं उसको कम करके आप एक जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही भोजन लेते हैं और एक कम मात्रा में लेते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि उस पे हमारे जो उसको जो पचाने की प्रक्रिया है, जो उसको यूटिलाइज करने की प्रक्रिया है, वो हमारी जो शरीर है वो बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। और इस वजह से इवन दो आपने खाना खाया लेकिन आपके शरीर को फिर भी जो टाइम चाहिए था रिपेयर होने के लिए और जो हील होने के लिए वो टाइम आपने दिया। और तो आपने चोट भी एक तरीके से आपने डैमेज कम किया, और दूसरा चीज आपने उसको टाइम भी दिया कि वो अपने आप को ठीक कर सके। तो हो सकता है कि उतना
उस लेवल तक का साइंटिफिकली आपको बेनिफिट ना मिले जो कि आपको जलाहार में मिलेगा, लेकिन बेनिफिट तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि आपने दोनों पक्ष का ध्यान रखते हुए भोजन सात्विक लिया, कम लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी कम ली, तो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो जलाहार वाला फास्टिंग है उसको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसीलिए आपको जो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे, कम मात्रा में मिलेंगे लेकिन सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है दीदी, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। प्लीज। प्रणाम भाई। जी आगे वीरेंद्र प्रसाद जी का हैंड रेज है। जी भाई साहब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। भाऊ जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये नौकरी पेशे में जो लोग सम्मिलित हैं प्राय 6-7 घंटे, तो उनका तो ऐसे उपवास रहता है, लेकिन ज्यादातर देखा गया ज्यादातर रोगी वही हो रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, तो फास्टिंग रोग का मुख्य कारण तो निगेटिव थॉट से जुड़ा हुआ है वो। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। क्या इमोशन है, क्या भावना है, काम को किस ढंग से बाहर समझ के कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि हम भी तो नौकरी किए हैं पूरा फुल लेंथ और कहीं दिक्कत नहीं आई। और एक बार खा कर गए तो शाम को एक ही बार आते थे। तो सचिवालय का ऐसे भी होता है बड़ा टफ, तो उसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि हम हमेशा बैलेंस्ड माइंड से काम करते थे। तो मानसिक संतुलन यदि बना रहे तो वो अपने शरीर को लाचा, बीच बीच में पानी जरूर लेते रहना चाहिए। तो वो यदि पानी का डिहाइड्रेटेड बॉडी को ना होने दें तो बाधक नहीं है, पानी लेते रहें। मान ली कि एनर्जी कम पड़ गई तो जूस वगैरह ले लें। अच्छा, नौकरी में तो लंच आवर बीच में दिया जाता है तो उसका एंजॉय ले लिया जाए, घर से खा कर चलें हल्का फुल्का। नौकरी में दोपहर का जो लंच मिलता है टाइम को, उसका लाभ ले लिया जाए। लेकिन हमेशा अपने आप को प्रसन्न मन रखा जाए कि हम नौकरी कर रहे हैं तो योगा कर रहे हैं और कुछ ग्रहण करने के लिए, एनर्जी ग्रहण करने के लिए, न कि इन स्टोर्ड एनर्जी को खर्च करने के लिए हम कर रहे हैं। तो हर काम यदि ग्रहणशीलता से किया जाए तो बहुत मजा आएगा। धन्यवाद बाबू जी। इसका मतलब उनकी मनोदशा जो है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, तो प्रसन्नता सबसे बड़ा पौष्टिक आहार है। वो आकाश में पता नहीं कहाँ से भोजन खींच के ले आ देता है। इंजॉयफुल और चार्मिंग मेंटलिटी, वो उसका गलत एक गजब का मैग्नेटिज्म है। आकाश में से वैरायटी का भोजन खींच के ले आएगा, क्योंकि वो सारा भोजन तो भाप के रूप में आकाश में उड़ रहा है। क्षीर सागर भी है, अथाह दूध भी आकाश में पड़ा हुआ है, नशा भी है, सुधा सागर देख रहे हैं ना, अमृत भी है। तो वो सब खींचते रहता है उस अवस्था में। जी, कंठ कूपे क्षुधा पिपासा, यही कहा गया है। उस सब सारा थॉट से जुड़ा हुआ है। जी धन्यवाद। आगे देखते हैं क्या क्या। इसका मतलब अगर ये लोग अपनी सोच बदल दें तो निश्चित रूप से इनकी फास्टिंग पूरा लाभ दे देगी। नहीं, हम कैसे कह दें कि उनकी सोच खराब है? हम तो उनके सोच में घुसे नहीं। इसलिए हो सकता है कि कोई और भी खान पान, कोई और भी डिजीजेज हो जो उसको केयर नहीं किया जा रहा हो। तो जब तक से आमने सामने बातचीत नहीं होगी तो उस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। हो सकता है कि हाईली पॉजिटिव माइंडेड हो और कोई और कारण बनता हो, क्योंकि केवल सोच ही नहीं, प्राण का भी असर पड़ता है कि पांचों हमारे शरीर के भीतर 10 प्राण है, उसका अनबैलेंस है कि बैलेंस है। उपतिकाओं पर एक अलग असर पड़ता है। तो हर बॉडी के लिए अलग अलग भोजन है। वो तो सोच हुआ केवल एस्ट्रल बॉडी का, लेकिन इमोशन होता है उसमें कॉस्मिक बॉडी का। तो हर बॉडी का अलग अलग भोजन है। एक भी कमजोर पड़ा तो उसका रिजल्ट आएगा इसी शरीर पर आएगा। ये शरीर तो बहुत निर्दोष है बेचारा, ये तो बैटल फील्ड है, केवल रिएक्शन को आउटपुट देता है, सिम्पटम बताता है ये बॉडी। बाकी जो भीतर वाले शरीर हैं नहीं दिख रहे हैं, वही सब असली कमाल का है। हार्मोनल डिसऑर्डर ब्लड में कैसा है, उसके आधार पर आदमी के सिस्टम काम करते हैं। कौन कितना हेल्दी है इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके ब्लड में घुले हुए हार्मोन्स का स्तर क्या है। तो इसलिए हम लोग एक नतीजे पर सीधे नहीं पहुंच जाएंगे, सबसे कह दें कि आपका रोगी है तो आप निगेटिव माइंड वाले। तो मूल्यांकन में जल्दीबाजी ना हो, इसलिए हम उनको बातचीत, इसलिए योग शिक्षक के सामने रहने पर सारी बातें क्लियर होती। जी धन्यवाद।
धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम प्रणाम। जी पुरुषोत्तम भाई साहब, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी मैं ये जानना चाहता था कि जैसे मैं किसान हूँ, मान लो किसान के हिसाब से मेरे को ज्यादा 18 घंटे से ज्यादा मैं अपने उपवास को नहीं खींच सकता। इस बीच में दूध और पानी बस ये दो तो लेता हूँ, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि हार्ड वर्क रहता है। जी तो इसका गुरुदेव ने सॉल्यूशन दिया है कि जब दूध पर रहना है तो दूध की मात्रा बढ़ा दें, जूस पर रहना है तो जूस की मात्रा बढ़ा दें, फल पर रहना है तो फल की मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि शरीर को जितनी नीड है एनर्जी का उतना मिलना चाहिए उसको, उतना कैलोरी। तो काम आउटपुट के आधार पर तो जितना इनपुट कम है आउटपुट अधिक है तो शरीर पर उसका दुबलाने लगेगा, शरीर पर डैमेज होने लगेगा। तो उसमें अब देखा जाए कि दूध कैसे अधिक पचावें, तो 5 लीटर का है कि केवल दूध पर रहना है तो 4 से 5 लीटर तक लिया जाए, कम 3 लीटर से कम तो नहीं ही लिया जाए। तो अब 3 लीटर कैसे पिएंगे जिसको 1 लीटर भी नहीं पच रहा है? तो उसका एक तरीका बताया है कि जैसे ORS का घोल पिया जाता है 1 चम्मच, ऐसे ही रख दिया जाए कटोरी में, 1 चम्मच अपना लेते रहें और पचते जाएगा, पूरे दिन भर आदमी दूध पी सकता है। तो बड़ा सरल तरीका बता दिया। तो मान ली कि अब वैसा नहीं रखेंगे तो आप बोतल में कहीं रखे रहे, 1 चम्मच नहीं ले सकते तो 2 घूंट ले लें, हर 45 मिनट पर, 100 मिनट पर, 1-1 घंटे पर लिया जाए तो हमें अपाचन क्षमता बढ़ जाएगी काम करने से। तो भूख जब भीतर से एक ही बार। अच्छा, दूसरी बात है कि गरिष्ठ दूध न लिया जाए। इस गाय का दूध हल्का होता है, सुपाच्य होता है, सात्विक भी होता है, वात पित्त कफ तीनों को हटाता है वो। और जितना औंठ देंगे हम लोग खौला करके तो गरिष्ठ हो जाता है वो, खोआ की मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर देर से पचेगा। जी जी बाबू जी। हाँ धन्यवाद। अगला देखे तो हैंडरेज इनका, एक और 2-3 हैंडरेज है, फटाफट खोला जाए जी। हाँ कुलदीप जी, हाँ अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी बाबूजी प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। बाबूजी मेरा प्रश्न था कि जैसे वेट बढ़ाने के क्रम में, वजन बढ़ाने के क्रम में उपवास को कैसे लिया जाए, क्योंकि मैंने एक डाइटिशियन से कंसल्ट किया था तो उन्होंने जो डाइट चार्ट बताया पूरा वो 5 से 7 मील उन्होंने लेने का बताया दिन भर में। तो ये कैसे मैनेज किया जाए, मतलब इसको कि वजन भी बढ़े और उपवास भी रहे, सारी चीजें। हाँ तो वजन के आप देखिए कि सुबह में जैसे उन्होंने एक डाइट दिए होंगे कि सुबह में क्या लें कैसे लें। ये जरूरी है कि हम ऐसा लें कि जो अगले इंटरवल है भोजन का उसमें पच जाए, तो उसी स्तर के भोजन लिया जाता है जो कि इजिली डाइजेबल हो, तो आसानी से जो पचने वाला है तो भूख फिर लग जाएगी। अच्छा, हम यदि मान लें कि केवल हार्ड भोजन लेते हैं तो उसको पचाने में ढेर सारी अपनी कैलोरी खर्च हो जाती है, तो लाभ के बदले में माइनस में हम चले जाते हैं। तो यदि हम लेते हैं साग सब्जियों जिसमें कि वाटरी चीज अधिक हो तो वो जल्दी पचता भी है और अधिक कैलोरी भी दे देता है, तो आदमी फायदा भी बन जाता है। तो हम अच्छा, और फास्टिंग के क्रम में हमने ये देखा कि वजन शरीर के सुर ताल में चलता है, लय, इसलिए सडन चेंज नहीं मांगता है। जैसे एक बार प्रश्न आया था ना कि हम धीरे धीरे क्यों उसमें घटाते हैं और क्यों धीरे धीरे बढ़ाते हैं, सुभाष जी का था प्रश्न इसमें। इसलिए कि शरीर एक सुर ताल में चलता है, एक सडन उसको लचका ढचका बर्दाश्त नहीं करता है, सर्केडियन सिस्टम इसको कहा जाता है। अचानक दे देंगे लोग तो फिर मीटिंग करता है शरीर वाला कि इतना सारा आ गया, उग्रवादी है, सब क्या है, हम लोग को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, इससे शिफ्ट नहीं करता है वो, कुछ भी अटपटा ले लेंगे। अब यह है कि स्लोली में उसको लेंगे तो उसको समझने में, पचाने में उसको सुविधा होती है, तो धीरे धीरे वर्कलोड बढ़ाया जाता है तो टूटता नहीं है। तो सडन सिस्टम संसार में कहीं भी नहीं चल रहा है। सडन होता है तो वो बहुत आपात स्थिति में केवल बातें होती है जी। तो वो एक लयबद्धता के चलते स्लोली घटाते बढ़ाते, तो शरीर की क्षमता को देख लें। अच्छा, जैसे जिम वाले जो बच्चे जाते हैं तो जिम में भूख उत्पन्न करने वाले मस्कुलर एरोबिक एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं, तो ये रह गई। तो इसमें यदि भोजन कम ले रहे हो तो एनारोबिक पर अधिक महत्व दे, योगा में स्लो मोशन में किया जाए तो धीरे धीरे अपने मसल्स तैयार होंगे।
यदि चर्बी अधिक है तो उसमें अधिक हमें जरूरत पड़ती है एरोबिक का, उसमें अधिक फास्टिंग की जरूरत पड़ेगी, फास्ट एक्सरसाइजेज की जरूरत पड़ती है। तो बॉडी को शेप देना है, उस आधार पर हम उसको भोजन में कहाँ देना है, कमर पतला करना है, पुट्ठा बनाना है, उस स्तर के एक्सरसाइज और उस स्तर के डाइट हमें देना चाहिए जी। ठीक है, और वो दिक्कत नहीं आएगी। जो मन करता है सब खाया जाए, भीतर की रुचि के अनुसार खाइए, केवल ये देखिए कि शरीर को रिएक्शन न करे। जी बाबूजी, धन्यवाद, प्रणाम जी। जी बाबूजी, चैट में कुछ प्रश्न आए हुए हैं, अभी हैंड पूछ रेज लीजिए। है तो इनको शीघ्रता से ले लेते हैं। आशीष हाँ। कुमार गुप्ता का प्रश्न है कि शुगर के रोगियों को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ आहार लेते रहना चाहिए, जबकि डॉक्टर शिवांगी दीदी ने बताया कि शुगर के रोगियों को भी उपवास रखना चाहिए, तो इसे क्लियर किए। देखिए, वहां पर उपवास में यह बात होती है कि शुगर में हमें कार्बोहाइड्रेट पर ही केवल अधिक बल दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट न लिया जाए। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा देर से पचता भी है, और एनर्जी प्रोटीन से भी ले सकता है। क्योंकि हर डाइट को शरीर के भीतर यदि मणिपुर चक्र यदि हम ये कर रहे हों महाबंद, तो मणिपुर चक्र ऐसा है कि हर भोजन को एक दूसरे में कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के, जिसकी जो जरूरत है, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदम है। हर तत्व में सभी तत्व रहते हैं, कोई जो डोमिनेंट रहता है उसको श्रेय दे दिया जाता है कि कैल्शियम प्रधान है, लेकिन ऐसा नहीं कि और सारे मिनरल साल्स उसमें नहीं। तो रह गई बात कि हमें, चूंकि शुगर के हैं पेशेंट, तो अपना इंसुलिन वाला लेवल गिर गया है, काम नहीं कर पा रहा है, या बहुत थोड़ा बहुत काम कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता था, लेकिन वो मरीज हो चुका है, तो अधिक क्यों हम देंगे उसको शुगर। अच्छा, चूंकि शरीर के भीतर में शुगर की जरूरत पड़ रही है उसको, देखिए एनर्जी लेवल फिर गिर जाएगा उसका, तो थोड़ा थोड़ा करके लेने की बात बनती है कि उसका एनर्जी लेवल मत घटने पाए, तो ईंधन बना रहे। तो प्रोटीनियस चीज लेने पर दिक्कत नहीं आती, और योगा वगैरह कर लेंगे तो काम चल जाता है। तो अपने शरीर को देखें कि ऐसा नहीं कि डॉक्टर लोग बोल देते हैं तो पूरा किताब लिखना पड़ेगा ना, उसके बाद डॉक्टर से पूछेंगे तो वो बता देंगे कि हमने इस भाव से लेकर ऐसा कहा। डॉक्टर ने बता दिया कि जाकर हल्का फुल्का खाना, तो जाकर देखा कि पुड़िया तल रही थी तो हल्का है, ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो उसी को खा लिया भर पेट। अब फूल गया था तो फुल्का मान लिया। तो डॉक्टर से हमें पूछ लेनी चाहिए जहाँ दिक्कत है, तो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए, तो दिक्कत नहीं। डॉक्टर शिवांगी होंगी तो उनको बता सकते हैं। जी, दरअसल जो हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स को बोलते हैं कि छोटी छोटी अंतराल पे खाना खाया जाए, वो हम इसलिए बोलते हैं कि जो हम दवाइयाँ देते हैं उससे हम उनके इंसुलिन लेवल्स को हम ही बढ़ाते हैं, तो इसलिए उनकी बॉडी में उस दवा की वजह से शुगर लेवल्स बहुत जल्दी कम हो सकते हैं, और इस वजह से हम बोलते हैं उनको कि छोटे छोटे अंतराल पे भोजन लिया जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी मैं वही जो मैंने पहले जो सुभाष भैया के प्रश्न का उत्तर दिया था कि हमें शुरुआत करनी होगी कि एक छोटे अंतराल को बढ़ाने से, जिससे क्या होता है कि हम फास्टिंग का एक जो फायदा होता है वो ये है कि इंसुलिन जो सेंसिटिविटी होती है हमारे सेल्स की, मतलब कि हमारे सेल्स जो है वो छोटे मात्रा इंसुलिन को भी रेस्पॉन्ड करने लगते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या होता है कि जब हम फास्टिंग को मान लीजिए थोड़ा सा जो खाने के बीच में गैप बढ़ाते हैं, जितना हमारे शरीर सह सके, मान लीजिए आधा घंटे के अंतराल ही हम बढ़ाएं और हमारा शरीर उतना सहन कर सकता है, और फिर अगर हमें लगता है कि हमें भोजन करना है तो हमें कर लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब हम ये छोटे छोटे अंतराल को बढ़ाते हुए कुछ समय तक करते हैं, तो हमारे शरीर जो है वो उसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मली जो हमारा डायबिटीज का प्रोसेस जो चल रहा है हमारे शरीर में, वो हील होने लगता है, ठीक होने लगता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे जो शुगर लेवल्स ऊपर नीचे हो रहे थे, जिस वजह से हमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली खाना लेना पड़ रहा था, अब हम उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, और ऐसे करते करते ही हमें जो फास्टिंग विंडो है अपना बढ़ाना चाहिए। और ये मैं हमेशा ये कहूंगी कि इस बीच में अपने टेस्टिंग करवाते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसा आपका शुगर कंट्रोल है, और उस हिसाब से आपकी दवाइयां भी बदल जाती हैं।
तो किसी भी बीमारी में अगर आपको फास्टिंग इंक्लूड करना है और उसके फायदे देखने हैं, तो उसके लिए आपको अपने शरीर की सुविधा के अनुसार धीरे धीरे फास्टिंग को अपने दिनचर्या में लाना होगा, और कुछ समय तक करने के बाद ही आपको उसका जो असर दिखेगा उस हिसाब से अपनी दवाइयों को बदलवाइए और फिर आगे का क्रम जारी रखिए जहां तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसमें डायबिटीज वालों के लिए भी आप यही कर सकते हैं। हाँ जी, धन्यवाद। और देखिए, 2 और शायद चैटिंग में प्रश्न है कि एक लाइन में उत्तर मिल जाना चाहिए। भारती दी का यूएस से प्रश्न है, पढ़ लीजिए तो फटाफट। हाँ, भारती दी का प्रश्न है बाबूजी कि योग तत्वोपनिषद में बोला गया है मंत्र नंबर 47-48 में कि फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, इसका कारण यह है कि योग तत्वोपनिषद में विपरीत करणी मुद्राएं वगैरह लिखी है, शीर्षासन वगैरह, तो वो शरीर के मांस को फिर खाने लगेगा। इसलिए उसमें कहा कि उतना ही हम ले शरीर में का ख्याल रखें कि किस स्तर का हम योगा कर रहे हैं, कि भूख बढ़ रही है। तो दूसरी बात है कि एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने को बात योगियों को होता है, बैलेंस को, इक्वानिमिटी ऑफ स्पिरिट इज कॉल्ड योगा। तो इसका ध्यान देने के लिए कहा गया है। तो युक्ताहार विहारस्य को ही योग कहा जाता है सही मायने में। तो वो तो आपातकाल की व्यवस्था थी, टॉक्सिन हो गया था, इसलिए फास्टिंग कर लिए थे। और किस स्तर का करना है उसमें बात, लेकिन हमेशा क्लीन है, साफ है, तो होल लाइफ। हाँ जी, और देखिए लास्ट वाला एक है, लास्ट में क्या है? भाई साहब का प्रश्न है कि आयुर्वेद में लहसुन प्याज के कई औषधीय उपयोग वर्णित हैं, तो उन्हें तामसिक में क्यों रखा गया है? जैसे उमा दीदी ने भी अध्यात्म की राह में लहसुन प्याज को त्याज्य बताया है। देखिए, हर भोजन का मन पर असर पड़ता है। तो ये एक तो साफ है कि ये इसका तासीर गर्म है, और गर्म तासीर होने के साथ में तमोगुणी शर्त में कहा गया कि ऋषियों ने इसका प्रैक्टिकल करके देखा, खा करके, क्योंकि आयुर्वेद विज्ञान कायिक विज्ञान है, शरीर के लिए केवल वो साइंस है, मन का साइंस नहीं है, उसमें आत्मा का साइंस नहीं है वो। तो ये इसमें जो बात है कि और अध्यात्म होता है वो आत्मा का साइंस है, कि हर भोजन का शरीर, मन और आत्मा पर भी असर पड़ता है। इसमें देखा गया कि हम जिसे खाते हैं तो गर्म ऐसा करता है कि तमोगुणी है वो, और जो पूरे होल बॉडी को, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को भी गर्म कर देता है, और उसमें मेडिटेशन में मन चंचल बना रहेगा, शिकायत बनी रहेगी कि मन भागता है। तो वहां पर ध्यान दिया गया है कि शरीर स्वास्थ्य को मेंटेन दूसरे तरीके से भी कर सकता है। तो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लिखा है वांग्मय नंबर 41 में, पूज्य गुरुदेव ने लिखा है जीवन सरदा शतम में, कि लहसुन प्याज को क्यों हम रखते हैं अध्यात्म में, क्योंकि ये सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण के आधार पर इसका निर्धारण है, और वात पित्त कफ के आधार पर आयुर्वेद में निर्धारण है। तो इसलिए इसके कैडर्स बदल जाते हैं। जी धन्यवाद, शांति पाठ किया जा सकता है। जी बाबू, शांति पाठ कर देंगे, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। जी भैया। शांति है, शांति है, शांति है, समाप्ति। जी प्रणाम। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा।